बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जमात हफ्तम की मिसबाहुल कुरान का सबक पढ़ रहे हैं। ये सूरत आले इमरान है और सूरत आले इमरान की आयत नंबर 187 और 188, ये दो आयतें हम आज के सबक में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासी वला तक्तुमूनहु फ़नबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिही समनन क़लीलन फ़बिअस मा यश्तरून। ये आयत नंबर 187 है। गुज़िश्ता आयात में आप बच्चों को पढ़ाया गया था कि अहले किताब जो थे, अहले किताब कहा जाता है कि जो किसी आसमानी किताब पर अमल करते हों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल ना करें, कुरान मजीद पर अमल ना करें, बल्कि वो जिस नबी की वो कहते हैं कि हम पैरवी कर रहे हैं, जैसे यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की और ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो कहते हैं कि वो नबी हैं जो उन पर किताबें नाजिल हुई, हम उन पर ही अमल करेंगे। तो आसमानी किताब पे अमल करने वालों को अहले किताब कहा जाता है। गुज़िश्ता आयात में अल्लाह जल्ल जलालुहू ने फरमाया था कि ये अहले किताब और मुशरिक लोग मुसलमानों को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अज़ियतें देने की कोशिश करते हैं, बहुत तकलीफ़ देने की। अज़न कसीरा, अज़न का माना तकलीफ़ होता है, कसीरा का माना बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और मुसीबतें पहुँचाने की कोशिश करते थे। अल्लाह ने फरमाया था कि ए नबी, आप और मुसलमान अगर उनकी इन तकलीफ़ों पर आप सब्र करोगे और परहेज़गार रहोगे, मुत्तकी रहोगे, तो अल्लाह जल्ल जलालुहू आपको बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे। इस आयत में अल्लाह जल्ल जलालुहू उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बयान फरमा रहे हैं कि वह इज़ अख़ज़ल्लाह, जब अल्लाह ने लिया, मीसाक़ अहद, पुख्ता अहद, अल्लज़ीन ऊतुल किताब, अहले किताब लोगों से, अहले किताब से अल्लाह जल्ल जलालुहू ने एक अहद लिया था, लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, कि तुम लोगों पर वाज़ेह अंदाज में बयान करते रहोगे हक़ और सच बात, वला तक्तुमूनहु, तुम उसे छुपाओगे नहीं, फ़नबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम, तो उन्होंने इस बात को पसे पुश्त डाल दिया। ये इस आयत में क्या मसला बयान हो रहा है? मसला ये है कि अल्लाह ने अहले किताब उलमा को ये वाज़ेह कर दिया था उनकी किताबों में कि आपने हमेशा हक़ बात वाज़ेह करनी है। उस किताब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की तमाम तर निशानियाँ अल्लाह ने उनको वाज़ेह कर दी थी और ये फरमा दिया था कि जब आखिरी नबी आए और तुम लोग मौजूद हो तो आपने उनके आने की तस्दीक करनी है, उनको रसूल मानना है और उसकी शरीयत पर अमल करना है। लेकिन इन लोगों ने हक़ बात कहने को और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानने को छोड़ दिया था। ये जो हुक्म था अल्लाह का, इसको पसे पुश्त डाल दिया, पीछे फेंक दिया। ये सब कुछ इन्होंने क्यों किया? इनके जो बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, कारोबारी लोग थे, उनसे इन्होंने पैसे लिए थे और अपने ज़मीर को बेच दिया था। तो अल्लाह कहते हैं कि जो कुछ तुमने बेचा है, जो तुमने पैसे लिए हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी चीज़ है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि अल्लाह के हुक्म को मानना चाहिए था। आए तर्जमा पढ़ते हैं। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब, और जब अल्लाह ने लिया पुख्ता अहद उन लोगों से जिनको किताब दी गई, लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, कि तुम लोगों को बयान करते रहोगे हक़ बात, वला तक्तुमूनहु, तक्तुमूनहु इसका माना होता है छुपाना, वला तक्तुमूनहु, तुम उस हक़ को नहीं छुपाओगे, फ़नबज़ूहु,
तो उन्होंने फेंक दिया इस वादे को, इस अहद को जो अल्लाह से उन्होंने वादा किया था। फनबज़ूहु, इसको फेंक दिया, वराअ ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठ के पीछे, यानी इस पे अमल नहीं किया, हक बात को छुपा दिया। तो अल्लाह कहते हैं उन्होंने इसको फेंक दिया अपनी पीठ के पीछे। वश्तरौ बिही, और उन्होंने इस हक बात को बेच दिया, समनन कलीला, थोड़े पैसों के एवज़, थोड़े समन के एवज़ इन्होंने इस बात को बेच दिया, यानी अपने अमीरों से पैसे लिए और इस हक बात को छुपा दिया। तो अल्लाह कहते हैं फ़बिअस मा यश्तरून, ये जो कुछ भी तुमने हासिल किया ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। तो ये आयत नंबर 87 में अल्लाह ने जो कुछ बयान किया था हमने आपके सामने बयान किया है। अगली आयत, ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ व युहिब्बूना अन युहमदू, वो लोग ये गुमान न करें, यफ़रहूना, जो खुश हो रहे हैं। ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ, अतौ का माना होता है जो उन्होंने नापसंदीदा काम किए हैं, नापसंदीदा काम करके वो उस पर खुश होते हैं। तो अल्लाह उनको ये इरशाद फरमा रहे हैं कि वो लोग हरगिज़ ये गुमान न करें जो खुश हो रहे हैं नापसंदीदा कामों पर, वयुहिब्बूना अन युहमदू, और वो इस बात को पसंद करते हैं, अन युहमदू, कि उनकी तारीफ़ की जाए, बिमा, ऐसे कामों पर, लम यफ़अलू, जो उन्होंने किए नहीं हैं। वो कहते हैं काम तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन चाहते ये हैं कि बस हमारी तारीफ़ होती रहे। फ़ला तहसबन्नहुम, शुरू में आपने पढ़ा था कि वो गुमान ना करें, गुमान किस चीज़ का ना करें, फ़ला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब, वो ये गुमान न करें कि वो बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब, अज़ाब से बच निकलने में कामयाब हो गए। वो ये ना समझें कि हमने धोखा कर दिया, फ्रॉड कर दिया, हम अज़ाब से बच जाएंगे, हमें किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो अल्लाह कहते हैं वो ये गुमान न करें कि वो अज़ाब से बच निकलने में कामयाब हो गए, बल्कि फरमाया वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। जो नापसंदीदा काम करते हैं और उस पर खुश होते हैं और कहते हैं कि हमारी बिला वजह तारीफ़ें की जाएँ, जो काम करते नहीं हैं उन कामों पर हमारी तारीफ़ हो, तो ऐसे लोग ये ना कहें कि वो अज़ाब से बच निकलेंगे, बल्कि अल्लाह कहते हैं उनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। तो ये दो आयतें आज के सबक की थीं जो हमने पढ़ी हैं। बच्चों, इसको आपने अच्छे तरीके से इन आयतों को याद करना है। याद करने के बाद फिर अलग-अलग अपनी रफ़ नोटबुक पे इसका तर्जमा आपने लिखना भी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे और आपको अच्छे तरीके से इसका तर्जमा याद रहे। इसके बाद सलात व तस्बीह अदा करने का अमली तरीका मुकम्मल। सलात व तस्बीह गुज़िश्ता सबक में आपको मुकम्मल जो है तरीके के साथ किस तरह अदा करनी है, मुकम्मल उसका तरीका पिछले लेक्चर में आपको बता दिया गया था। आपने उस लेक्चर से देख के सलात व तस्बीह को मुकम्मल आपने फिर पढ़ना है, उसका अमली तरीका सलात व तस्बीह का करना है। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज है हमारे पास 8.5 क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, बाय यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग बायनोमियल। क्या आपने आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए बायनोमियल का स्क्वायर फाइंड करना है। आपको पता है बायनोमियल क्या होता है, ऐसी वैल्यू जिसके अंदर आपके पास ये देखें x और y, तो इसको हम क्या कहेंगे बायनोमियल, क्योंकि इसके अंदर दो है x और y। अगर सिंगल वैल्यूज़ हो तो उसको बायनोमियल हम नहीं कह सकते, जिसके अंदर दो वैल्यूज़ यूज़ हो रही हों उसको हम क्या कहते हैं बायनोमियल। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई। बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज़ करना है, क्योंकि बायनोमियल है, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने यूज़ करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये 2 कौन सा है, फार्मूले में जो आ रहा है वो वाला। उसके बाद यहाँ पे जैसे a था, यहाँ पे फर्स्ट क्या है x है, तो इसलिए हमने x राइट किया। इसी तरह
नेक्स्ट यहाँ पे b था तो यहाँ पे क्या है y, तो इसलिए हमने y लिखा। उसके बाद प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस का साइन और यहाँ भी प्लस का साइन। फिर क्या, यहाँ पे b का स्क्वायर लिखा था तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे y स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, x स्क्वायर ये 2xy प्लस y स्क्वायर, तो ये इसका क्या है आंसर है। दोबारा देख लें एक दफ़ा, ये हमारे पास आइडेंटिटी है a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हमने x और y का स्क्वायर फाइंड करना था। x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इसका क्या है आंसर है। इसी तरह हमारे पास सेकेंड पार्ट 3a प्लस 4, इसका भी हमने क्या फाइंड करना है स्क्वायर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस वैल्यूज़ की तरफ आते हैं। 3a प्लस 4 ये हमारे पास बाइनोमियल है जिसका हमने स्क्वायर फाइंड करना था, इसलिए हम इसके ऊपर स्क्वायर लगाया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने क्या कहा हुआ है स्क्वायर, तो इसलिए ये स्क्वायर जो है हमने उस वैल्यूज़ के ऊपर खुद लगाना होता है। तो स्क्वायर लगाया। अब a से मुराद है इसकी फर्स्ट वैल्यू, ये 3a कंसीडर करेंगे कि ये a की जगह पे है, तो इसलिए हमने लिखा 3a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला। फिर फर्स्ट वैल्यू क्या है 3a, उसके बाद सेकेंड वैल्यूज क्या है 4 प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर कितना आएगा 1 की 2। अब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 दा 6, 6 4 दा 24a प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो हमने आइडेंटिटी लगा के उसको हल कर दिया। इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट की तरफ, x माइनस वाई बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ये जो आइडेंटिटी है बाइनोमियल के ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं, ये माइनस में भी है और प्लस में भी है। अगर माइनस में आए तो फिर देखें, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब है अगर दरमियान में माइनस का साइन आ जाए तो 2 के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे, बाकी सारा वैसे ही होगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू थी वो था x माइनस वाई का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को देखें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, फिर फर्स्ट वैल्यू x, सेकेंड वैल्यू y प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू क्या है y, तो y का स्क्वायर। तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह इसके तकरीबन सारे पार्ट एक जैसे हैं। अब आते हैं इसके 7 पार्ट की तरफ, 3x माइनस 2y बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। ये देखें, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये भी आपके पास बाइनोमियल है और ये भी क्या है बाइनोमियल है। इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर लगाया क्योंकि सेम आइडेंटिटी के साथ हमने इसको हल करना है। तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दोनों को ओपन करने का सेम तरीका है, सेम फार्मूला है। क्या करेंगे, यहाँ पे हम a से मुराद उसकी फर्स्ट वैल्यू लेते हैं, b से मुराद उसकी सेकेंड वैल्यू। तो a माइनस b, a से मुराद इसकी फर्स्ट वैल्यू, b से मुराद इसकी सेकेंड वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे 3x क्या है, ये 3x को आप a कंसीडर करेंगे तो इसलिए 3x का स्क्वायर माइनस 2 ये फार्मूले वाला, और a यहाँ पे a क्या बन रहा है आपका 3x, तो इसलिए 3x राइट किया, और b की जगह पे क्या आएगा 2y प्लस ये प्लस फार्मूले वाला। उसके बाद सेकेंड वैल्यूज क्या है 2y, तो 2y का भी हमने क्या लेना है स्क्वायर लेना है। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ होगी है इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये देखें 3 है, 3x का स्क्वायर, आपको पता है स्क्वायर की डेफिनेशन आती है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर, कि किसी नंबर का, ये जैसे देखें 3x का क्या था स्क्वायर था। कैसे ओपन करते हैं इसको, 3x मल्टीप्लाई 3x, 3 3 दा 9, x और x की 2, तो इसलिए देखें यहाँ पे हमने क्या लिखा है 9x की 2, क्योंकि जब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, स्क्वायर की डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ, कि इस नंबर का इसी के साथ जो प्रोडक्ट है वो इसका स्क्वायर कहलाता है। तो 3x का हम 3x के साथ प्रोडक्ट लिया, हमारे पास क्या आ गया 9x स्क्वायर, तो इसलिए हमने लिखा है 9x स्क्वायर। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 दा 6, 6 2 दा 12, 12xy, क्योंकि x और y भी साथ थे तो इसलिए हमने उनको भी राइट किया। उसके बाद प्लस का साइन था, ये हमने प्लस का साइन राइट किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास 2y स्क्वायर, क्या चीज़ है 2y स्क्वायर, इसका भी हमने प्रोडक्ट लेना है। 2y का 2y के साथ प्रोडक्ट ले तो क्या आएगा 2 to the 4 y का स्क्वायर।
तो ये हमारे पास आंसर आ गया 9x² माइनस 12xy प्लस 4y²। तो इस पूरे क्वेश्चन में जितने भी पार्ट है यही आइडेंटिटी आपने यूज़ करनी है जो हमने एक प्लस वाली और एक माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। तो कुछ पार्ट इसके मैंने कर दिए, बाकी रिमेनिंग पार्ट आपने रफ नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मैथ की जो आपकी नीट नोटबुक या रजिस्टर है उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, रफ रजिस्टर पे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और चेक करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum dear students, I hope you are fine. I am Abdul Majid, science teacher. We are studying science of 7th class. Previously आपने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हाफ पढ़ा था जिसपे टॉपिक था हमारा सीरीज सर्किट। आई होप कि आपने सीरीज सर्किट को अच्छी तरह पहचाना होगा, इसको याद किया होगा। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है उसके डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या नुकसानात हैं सीरीज सर्किट के। आप जानते हैं कि उसमें कितनी लूप्स होती हैं, ओनली 1 लूप, ठीक है। एक ही लूप के अंदर सारा करंट जो है पास कर रहा होता है। अब आप ख्याल करें कि अगर एक भी चीज़ दरमियान से कोई डैमेज हो जाती है या तार टूट जाती है तो क्या होगा, सारी बात है, पूरा का पूरा सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इससे यह है हमारा नुकसान होता है कि अगर एक भी चीज़ या तो ख़राब हो जाती है या तार टूट जाती है तो हमारे पास जो है वो सर्किट ऑफ हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है डिसएडवांटेज है जो नोट्स का पेज नंबर 10 के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर। अब जो है उससे अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास पैरेलल सर्किट। तो क्वेश्चन यही था कि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के अंदर जो हमने क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो पैरेलल सर्किट की तरफ चलते हैं। पैरेलल नाम से ज़ाहिर है, इसमें पैरेलल लाइंस लगा दी हमने। यहाँ पे क्या होगा, एक से ज़्यादा लूप्स बनेंगी, एक से ज़्यादा पाथ बनेंगे, वेव्स बनेंगे किसके, करंट के पास होने के। जैसे करंट पास करेगा, यहाँ से बैटरी स्टार्ट होगा तो इसके जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इसका 1 पाथ, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे 3 पाथ बनाए, इससे भी ज़्यादा भी पाथ हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रास्ते हो सकते हैं करंट के पास करने के। तो ये हर एक जो है जो एप्लियंस है, हर एक जो हमारे पास कॉन्टैक्ट है उसके लिए हमने अलग-अलग जो है रास्ते बना दिए, ठीक है। घरों में जो वायरिंग होती है या जहाँ भी वायरिंग हो रही होती है तो वहाँ पे इसी पैरेलल सर्किट के ज़रिए ही हम जो है वायरिंग करते हैं। हर एक का अपना अपना जो है करंट होता है। अगर वो चीज़ या तार जो है डैमेज होती है तो उससे वही चीज़ जो है बंद होती है, ऑफ हो जाती है, बाकी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं अपने करंट के हिसाब से, अपने वे के हिसाब से। तो इसमें देखें ज़रा क्या फ़र्क है जी। सीरीज सर्किट में हमारे पास 1 लूप थी, सारे एक ही तार के साथ जो है 1 बाय 1 अटैच किए थे। यहाँ पे ये जो सिंबॉलिकली डायग्राम है यहाँ पे देखेंगे आप, बैटरी है, बैटरी का सिंबल इस तरह होता है। नेक्स्ट टाइम भी आप 9th क्लास में जब 9th क्लास में जब पहुँचेंगे तो वहाँ भी आप बैटरी का साइन यही लगाएंगे। तो करंट इस तरह पास करेगा, कन्वेंशनल करंट है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो ये कन्वेंशनल करंट इस तरह मूव करेगा। तो हमने की यूज़ करते हैं, जिस तरह घरों में हर चीज़ के लिए एक बटन होता है, इस तरह यहाँ पे हमने बल्ब्स के लिए की यूज़ करते हैं। की का जो सिंबल है वो आपको नजर आ रहा होगा। इस तरह इसका रास्ता इस बल्ब के लिए ये होगा, ठीक है। इस तरह इस बल्ब के लिए ये होगा और इस बल्ब के लिए ये होगा। तीनों के लिए जो है अपने अपने जो है रास्ते मौजूद हैं। और यहाँ पे जब करंट गुजरेगा तो यहाँ से तो ये बल्ब ओपन होगा। अगर फर्ज किया हम ये की बंद कर देते हैं तो ये बंद हो जाएगा, ये दोनों चलते रहेंगे। इस तरह इसको हम जो है इसको की को क्लोज करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। जिस तरह ओपन की का जो साइन है वो इस तरह है, ये ओपन की का साइन है, ठीक है। ये ओपन की से मुराद है की जो है ऊपर की हुई है, वहाँ पे करंट पास करने का रास्ता मौजूद नहीं है, तो करंट यहाँ पास नहीं करेगा, ये बंद हो जाएगा, ये दो चलते रहेंगे। अब इसमें से एक भी डैमेज हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो बाकी जो है वो चलते रहेंगे। ये इसका एक एडवांटेज है जो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी इसी डायग्राम की जो हमने डायग्राम बनाई हुई है, ये सिंबॉलिकल डायग्राम है, ये हमारे जो है फिजिकल डायग्राम है जो आपको नजर आ रही है। इसमें हमारे पास बल्ब्स लगे हुए हैं। ये जो फिजिकल डायग्राम में की जो है इस तरह बनाई जाती है, ये कीज हैं, तो इसके मुख्तलिफ रास्ते हैं। ये करंट आ रहा है इसकी तरफ से, इसके रास्ते 1 2 3, यहाँ पे 3 लूप्स हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। ये है पैरेलल सर्किट। आई होप कि आपने सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में फर्क देखा होगा। नोट्स का पेज नंबर 10 ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको ऊपर डिसएडवांटेजेस यूज लिखा होगा। वो जो डिसएडवांटेज है वो सीरीज सर्किट का है, देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो, अ ब्रेक एट एनी पार्ट
ऑफ द करंट स्टॉप द होल फ्लो ऑफ करंट इन द होल सर्किट। तो जो पूरे सर्किट का जो है करंट है वो क्लोज हो जाता है। आगे चलें जी, पैरेलल सर्किट है, उसमें कहता है कि देयर इज वन मोर देन वन पाथ टू करंट फ्लो। तो हमारे पास ये पैरेलल सर्किट होता है। इसका एडवांटेज क्या है, नीचे देखें डायग्राम से नीचे आपको नजर आ रहा होगा, देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो, अ ब्रेक इन एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच के अंदर, किसी भी जो वे के अंदर अगर हम जो है ब्रेक कर देते हैं तो ऑफ द सर्किट स्टॉप द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट ब्रांच ओनली, तो उसी ब्रांच का जो है करंट बंद होगा। नेक्स्ट जो दूसरी ब्रांचेस हैं या दूसरे जो रास्ते हैं करंट के गुजरने के वो चलते रहेंगे। आज का जो है क्वेश्चन यही है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट हाफ आप याद करेंगे, इसको रफ पे आपने जो है प्रैक्टिस करनी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जंग यरमूक का जो वाक़या मुकम्मल। पिछली डायरी में हमने पढ़ा था जंग यरमूक का वाक़या निस्फ, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे जंग यरमूक का वाक़या मुकम्मल। हमारे पास जो चैप्टर है वो है ज़िंदगी का मकसद और उनके काम आना। इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन मरूजी कर ली थी, उसके साथ ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि हमने इसको बाद में करना था, मरूजी का ये हिस्सा नहीं था, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, इस वजह से इसको हमने अलग से किया। इसके 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। पार्ट नंबर 1 जो था वो निस्फ किया हमने, पार्ट नंबर 2 अभी हमारा कंप्लीट होने लगा है। तो बच्चों इसमें क्या था जंग यरमूक के वाक़े में, तो इसमें जो सहाबा कराम थे उन्होंने इशारो हमदर्दी की जो मिसालें कायम की थी वो इसी वाक़े के अंदर मौजूद हैं। तो इसमें बताया गया था कि एक ज़ख्मी जब पानी के लिए पुकार आता तो पानी पिलाने वाला पहले ज़ख्मी के पास जाता है, तो जैसे उसको पानी पिलाने लगता है तो किसी और दूसरे ज़ख्मी की आवाज़ आती है कि मुझे भी पानी पिला दो। तो वो पानी पीने वाला था जो पहला, वो कहता है मुझे रहने दो, जो मेरा वो भाई है उसको पानी पिला दो। इसी तरह वो मशकीज़ा वाला उसके पास जाता है पानी लेकर, जैसे उसको पानी पिलाने लगता है तो तीसरे ज़ख्मी की आवाज़ आ जाती है पानी। तो वो जो दूसरा ज़ख्मी होता है कि मुझे भी रहने दो, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, आप उसके पास ही चले जाओ, मेरी खैर है। जब वो तीसरे ज़ख्मी के पास पहुंचता है तो वो शहीद हो चुका है। इस तरह मशकीज़े वाला फिर दूसरे के पास आता है तो वो भी शहीद हो चुका है, और फिर वो मशकीज़ा जिसके पास पानी था वो तीसरे पहले वाले के पास आता है तो वो भी शहीद हो चुका था। तो इसी जंग यरमूक के वाक़े से हमें यही सबक मिलता है कि अगर आपको अगर ज़रूरत भी हो तो अपनी ज़रूरत पर दूसरों की ज़रूरत को तरजीह देना चाहिए। तो ये हमारे पास है वाक़या जंग यरमूक का, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें कि इशारो हमदर्दी की जो मिसालें सहाबा कराम ने कायम की थी, अगर इसको हमने अपनी ज़िंदगी में इसका थोड़ा सा भी अमल करें तो हमारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी हमसे खुश हो जाएंगे। तो जंग यरमूक का जो वाक़या ये तो मैंने आपको ऐसे बयान किया, अब हम इसकी मज़ीद रीडिंग करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। लास्ट टाइम हमने निस्फ किया था, आज कर रहे हैं मुकम्मल। तो रीडिंग हम आगे निस्फ से स्टार्ट नहीं करेंगे, रीडिंग हम शुरू से करेंगे इसकी। तो पेज नंबर है 16, सवाल नंबर है 7। जंग यरमूक का वाक़या आपने पढ़ा है, इसे एक कहानी की सूरत में अपने लफ्ज़ों में दोबारा लिखें। तो जी बच्चों हम ये स्टार्ट करने लगे हैं। जंग यरमूक में एक ज़ख्मी ने पुकारा पानी, ज़ख्मियों को पानी पिलाने वाला जल्दी से अपने मशकीज़े से प्याले में पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ाया। वो ज़ख्मी पानी पीने ही वाला था कि आगे से एक और ज़ख्मी की आवाज़ आई पानी। पहले ज़ख्मी ने जल्दी से प्याला पानी पिलाने वाले को देते हुए कहा कि ये पानी मेरे उस ज़ख्मी साथी को दे दो उसको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। अभी वो दूसरे ज़ख्मी के पास पहुंचा ही था कि तीसरे ज़ख्मी की आवाज़ आती है कि पानी। तो जो वो पानी पीने वाला था तो उसने कहा कि मेरे उस साथी को पानी पिला दो। वो भागकर तीसरे मुजाहिद के पास गया तो वो शहीद हो चुका था। इतने में उसने सोचा क्यों ना मैं दूसरे की जान बचा लूँ। जब वो भागकर दूसरे के पास है तो वो भी जाम शहादत नोश कर चुका था। उसने सोचा मुझे पहले की जान बचा लेनी चाहिए। जब वो भागकर पहले के पास आया तो वह भी अपने खाले के हकीकी से जा मिला था। ये था सहाबा कराम राज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इशारो हमदर्दी का जज्बा। अगर हम चाहते हैं कि हम भी दुनिया आखिरत में कामयाब हों तो हमें ही ऐसी मिसालें कायम करना होंगी।
ये बेटा था जंग यरमूक का वाक़या, जो आप लोगों ने यहाँ से रीडिंग के थ्रू भी आपको समझाया गया, वैसे भी आपको बताया गया कि ये किस तरह का इस और हमदर्दी का एक वाक़या था। अगर इसको हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी संवर सकती है। तो आज के ये छोटा सा टॉपिक था हमारा, जो कि जंग यरमूक का वाक़या था। एक कहानी के शुरू में बयान किया गया, आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आई होगी। इसको मज़ीद आप अच्छे से याद करेंगे और इसकी जो रिटन प्रैक्टिस है वो रफ नोटबुक पे लाजमी कीजिएगा। उसका फ़ायदा यह है कि आपकी राइटिंग में निखार पैदा होगा और साथ ही इमला की दुरुस्ती भी हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप इंशाअल्लाह ये अच्छे से काम करेंगे और मज़ीद इसको लिख कर जब आप याद करेंगे तो ये आपको प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा। वस्सलाम, अपना ख्याल रखिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम योर इस्लामिया टीचर ऑफ ग्रेड 7th, यूनिट मेहनत की अजमत। आज की डायरी है हमारी जामिया सवाल हा मुकम्मल। क्वेश्चन हा आपके बोर्ड पर राइट है, मेहनत करने के क्या फ़ायदे हैं? आंसर देखिए, मेहनत करने के बेशुमार फ़वाइद हैं, जिनमें से चंद एक दर्ज झैल हैं। बेशुमार का मतलब गिनती से बाहर। वो जब इंसान मेहनत शुरू करता है तब उसके सामने आते हैं कि अच्छा ये भी फ़ायदा हुआ मेहनत करने से, ये भी फ़ायदा हुआ। नंबर 1 पर है, मेहनत करने वाले किसी के मोहताज नहीं होते, यानी उन्हें ज़रूरत नहीं रहती किसी दूसरे की मदद की। वो अपने हर काम को मुकम्मल करने का हुनर रखते हैं और अल्लाह ताला के अलावा किसी और के दुनिया में मोहताज नहीं होते, ना रिस्क के हवाले से और ना काम के हवाले से। मेहनत करने से खुशहाली आती है। एक इंसान जब मेहनत करता है, घर का एक कमाने वाला और 5-6 अफराद खाने वाले हैं। बच्चे जब अपने बाप को मेहनत करता देखते हैं तो वो बहुत जल्दी इस बात को समझ जाते हैं कि हमारे घर के जो हालात हैं वो हमारे बाबा पर डिपेंडेड हैं। वो थोड़े से बड़े होकर उसी तरह से मेहनत के हैबिचुअल होते हैं और घर का उनके हवाले हो जाता है, उनके अंडर आ जाता है रोज़गार का मामला। जब उनका अपना शुरू होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बाप को मेहनत करते देखा होता है, वो उसी नक्शे कदम पर चलते हैं। इसकी तो आपने अपने इर्द गिर्द बहुत मिसालें देखी होंगी कि जब बेटे कमाना शुरू होते हैं तो घर के हालात टोटली डिफरेंट हो जाते हैं, खुशहाली आ जाती है और तरक्की की तरफ को ख़ानदान चल पड़ता है। मेहनत से इज्जत नफ्स में इजाफा होता है, क्योंकि वो इंसान लोगों से लापरवाह होकर मेहनत करता है। उसे किसी से गर्ज नहीं होता कि दूसरा उसके बारे में क्या राय रखता है, लेकिन मेहनत करने वाले की हमेशा इज्जत होती है। अब अपनी क्लास में देख लें, अगर कोई बच्चा मेहनती है तो वो टीचर्स का भी फेवरेट होता है। अगरचे वो पोजीशन होल्डर ना हो, सिर्फ मेहनत करने की वजह से टीचर्स उसको अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत अच्छा जा रहे हो, आप बहुत मेहनत करते हो, थोड़ा सा फोकस अपनी राइटिंग पर दे दें या थोड़ा सा फोकस इमला को कर लें। इस तरह से वो बच्चा तरक्की हासिल करता है। आप ये भी देखेंगे, हमारे उस्ताद साहब कहते थे कि एक बच्चा ज़हीन जो है वो फेल हो सकता है। उसकी रीज़न कि जहन का इस्तेमाल ना करे, गेम्स पर टाइम वेस्ट करे, खेल कूद में लगाए और अपना जहन जो है वो उन चीज़ों पर खर्च करे जहाँ नहीं खर्च करना चाहिए था और पढ़ाई को टाइम ना दे। लेकिन मेहनती बच्चा कभी नाकाम फेल नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं करते। वो उसे हमेशा फल लगता है और वो कामयाबी हासिल कर लेता है। मेहनत करने से खुददारी कायम रहती है। खुददारी कहते हैं हौसला और हिम्मत को, यानी इंसान स्टेप बाय स्टेप चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। आप देखें, अब जब आप वनडे के बाद स्कूल आ रहे हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एक ही दिन में अपनी डायरी कंप्लीट कर लेते हैं। 7 के 7 सब्जेक्ट उन्होंने कंप्लीट किए लर्निंग के साथ। सेकेंड डे में वो उसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे ऑल सब्जेक्ट्स की। उनका आउटपुट कितना अच्छा होगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं हाफ डायरी आज करेंगे, हाफ कल। रिटन प्रैक्टिस का उतना टाइम उनके पास नहीं होता। जितना आपने अपना जहन बना लिया कि मैं आज ये काम ख़त्म कर लूँगा, उतना आप कर लेंगे। हिम्मत और हौसला वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। आपको खुद पता चलेगा कि मेरे अंदर इतना स्टेमिना था, मैं ये काम भी कर सकता था। मेहनत करने वाले में गरूर और तकब्बुर नहीं होता, क्योंकि उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता। वो अपनी मेहनत और लगन में इतना मसरूफ़ होता है कि उसके पास इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। कायदे आज़म की एग्जाम्पल ले लें, इतना बड़ा काम किया कायदे आज़म मोहम्मद अली जना। ये उनका इतना मशहूर नाम, पाकिस्तान का बानी यानी कि इसको बनाने वाले, इसकी बुनियाद रखने वाले, और एक बीमार इंसान। उन्होंने ये काम सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के साथ किया और अंग्रेज़ों को इस बात पर मना लिया कि क्योंकि हम 2 कौमें हैं, हिंदू और मुसलमान, हमारा मज़हब मुख्तलिफ है, हमारे रस्म व रवाज मुख्तलिफ हैं, इसलिए हमारा मुल्क भी आपसे अलहदा होना चाहिए।
और मुसलमानों को एक झंडे के नीचे जमा किया कि हम अपना मुल्क लेकर रहेंगे पाकिस्तान और बनकर रहेगा पाकिस्तान। उन्होंने मनवाया मेहनत की बुनियाद पर। मेहनत से सेहत अच्छी होती है। आप देखें कि जो लोग ज़िम्मेदारा करते हैं, खेतों में काम करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, थ्रेशर वगैरह का काम करते हैं, वो शहर वाले सुस्त लोगों से बहुत ज़्यादा एक्टिव तो हैं, सेहत में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसकी वजह यही है कि वो मेहनत की ज़िंदगी गुजारते हैं। और गांव देहात के रहने वाले लोग एक तो सेहतमंद रहते हैं और दूसरा ये कि वो अपनी जितनी उनकी उम्र है उतना लगते नहीं हैं। इसकी वजह यही है कि वो फिट रहते हैं अपने वर्क की वजह से, काम की वजह से। मेहनत से माशरा तरक्की करता है। अगर हर इंसान अपने लेवल पर मेहनत करे, जैसे मैं टीचर हूँ, मेरा काम है आपको अच्छी तरह से बात को समझा देना, आप तक पहुँचा देना, फिर आपकी मेहनत शुरू हो जाती है कि जो आपने लेक्चर सुना है आप इसे अच्छे से याद करें, इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करें। हम अपना वर्क करते हैं तो हम बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं इंशाल्लाह। ये है आपकी मेहनत के फ़वाइद। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को लगन और मेहनत से कामयाबी की तरफ गामज़न करे। जज़ाकिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। फ़ीमा। Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine at home and enjoying your vacation, but remind me these are not your enjoying vacation, this is gone off, so please always stay at home and save your life. Let's start our lecture. Today our turn of unit 10, page number 122, writing skills. Have a look first of diary, unit 10, page number 122, composition full. राइट द कंपोजिशन ऑन कायदे-ए-आज़म एज फादर ऑफ नेशन। उन्होंने कहा है कंपोजिशन राइट करनी है आपने कायदे-ए-आज़म के नाम पर बाबाए कौम के लिहाज से। फर्स्ट ऑफ ऑल योर वर्क इज दैट यू विल बी लर्न मस्ट बी वर्ड्स मीनिंग एंड देन लर्न द इंग्लिश ट्रांसलेशन। स्पेंस दौरानिया, मैचेस के जैसा, अप्रोच बसीरत, वेनरेबल मौजस, मैचलेस बेमिसल, एंकर बोलने वाले, स्कॉलर मुफक्कर, वेल एजुकेटेड आला तालीम याफ्ता, गेस्चर अंदाज, डेबिटिक बयान करना, रिनाउंड मशहूर, सेक की खातिर, कॉमन मुश्तरका, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली। इमेंस शदीद, ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बीमारी को कहते हैं, क्योर्ड इलाज करवाया, मोटो कॉल काब्ड जाहिर हुआ, एबिलिटीज काबिलियत, गवर्निंग चलाना, स्टेट रियासत। नाउ वी स्टार्ट रीडिंग। कायदे-ए-आज़म एज फादर ऑफ नेशन। Mr. Jinnah's great struggle spans over 40 years. Mr. Jinnah की अजीम कोशिशों का दौरानिया 40 साल से ज़्यादा था। He started as Jinnah, उन्होंने बहैसियत जिन्ना के काम स्टार्ट किया and finally developed into कायद और आखिरकार कायद बन गए। He is known as father of nation, वो बाबा कौम के नाम से जाने जाते हैं। No one matches him in his political approach, उनकी सियासी बसीरत में उन जैसा कोई नहीं। He had venerable character, वो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ किरदार के मालिक एंड मैचलेस पर्सनैलिटी और बेमिसल शख्सियत के हामी थे। द मुस्लिम वर सफरिंग, मुसलमान जब बहुत शदीद मुश्किलात में थे, when कायदे-ए-आज़म held them like an anchor, कायदे-ए-आज़म ने उनकी तरफ से बोलना स्टार्ट किया। It was his love, sincerity and truthfulness, ये उनकी मोहब्बत, मुखलिसी और सच्चाई थी। That he became a great leader of Muslim, जिसकी बिना पर वो मुसलमानों के अजीम रहनुमा बने। He was a scholar and well educated, वो एक मुफक्किर और आला तालीम याफ्ता थे। His command over language and gesture depicted his strong personality, जुबान और अंदाज पर उनकी मुकम्मल महारत इस बात को जाहिर करती थी कि वो एक मजबूत पर्सनैलिटी शख्सियत थे। He passed his bar at law from Lincoln's Inn, उन्होंने बार एट लॉ की डिग्री लिंकन इन से पास की and became renowned barrister और मशहूर वकील बन गए। This is why the Muslims of subcontinent gathered under his supervision for the sake of common aim, इसीलिए बरे-सगीर के मुसलमान उनकी सरबराही में मुश्तरका मकसद की खातिर इकट्ठे हुए। Besides having got gifted qualities, अल्लाह ताला की दी गई खूबियों के अलावा he was very hard working, वो बहुत मेहनती थे and did everything for the prosperity of Muslim, और मुसलमानों की खुशहाली के लिए काम करते थे। Even his death, यहाँ तक कि उनकी डेथ was the cause of his
इमेंस हार्डवर्क, शदीद मेहनत की वजह से हुई। ट्यूबरकुलोसिस वाज नॉट क्योर्ड, उन्होंने टीबी की बीमारी का इलाज नहीं करवाया। बिकॉज वी कंसीडर द वर्क मोर इम्पोर्टेंट देन हिज हेल्थ, क्योंकि उनके मुताबिक उनकी सेहत से ज़्यादा काम अहम था। हिज मोटो, उनका कॉल था, उनका कॉल काम 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 इज एन एविडेंस ऑफ हिज कैरेक्टर, उनके किरदार की गवाही देता है। आफ्टर हिज ग्रेट स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद, व्हेन पाकिस्तान वाज कार्व्ड ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड, पाकिस्तान जब दुनिया के नक्शे पर जाहिर हुआ, कायद-ए-आज़म बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। एंड शोड हिज एबिलिटीज ऑफ गवर्निंग द स्टेट, और रियासत को चलाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ काबिलियतें दिखाई। It is our completed lecture. Now it is your work that you will be bound. After learning, you will be write in on rough notebook, not neat notebook. Okay जी, fi amanillah. Assalamualaikum, dear student. How are you all? I hope all of you are fine at your home. Me, your history teacher for grade 7. As you know, we study तारीख, बाब नंबर 3, मुगलिया सल्तनत के माशरती और सकाफती हालात। और हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जामे सवाल नंबर 6, मुगलिया दौर का तालीमी निज़ाम बयान करें। एंड योर टुडे डायरी इज बाब नंबर 3, जामे सवाल नंबर 6 मुकम्मल। और जैसे कि हम पहले पढ़ रहे हैं, हमने क्वेश्चन हाफ पहले पढ़ चुके हैं। मुगल दौर का तालीमी निज़ाम कौन सा था, यानी वो कौन सा निज़ाम जो मुगलों ने अपने दौरे हुकूमत में राइज किया। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने तालीमी निज़ाम के लिए कौन कौन सी कोशिशें की। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि तालीम के अशात यानी तालीम को फैलाना हर मुगल बादशाह अपना एक अहम फरीज़ा समझता था। उनका ये ख्याल था कि अगर हम हर जगह पर मदारिस और दीनी तालीम के मरकज़ मराकज़ कायम करेंगे तो हमारी रियाया पढ़ लिख कर इतने काबिल हो सकेगी कि अच्छे माशरे में रहने के लिए एक अच्छा शहरी बन सके। और इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा अपने दीनी तालीम की तरफ भी तवज्जो दिया करते थे, जिसके सिलसिले में उन्होंने मुफ्त तालीम का भी सिलसिला राइज किया और उन्होंने तलबा के लिए वज़ाइफ भी मुकर्रर किए। फिर उसके अलावा अब हमारे पास आज का बजट पॉइंट जो है वो है अलूमे फितरत और इंशा पर्दास है। अलूमे फितरत से मुराद कौन सा अलूम, यानी वो अलूम जिसमें मुआशरे में रहते हुए अफराद एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात रखते हैं, यानी एक फर्द एक मुआशरे में रहते हुए दूसरे अफराद के साथ जो ताल्लुकात कायम करता है, उन ताल्लुकात की वजाहत इसी अलूम के ज़रिए से हासिल होती है। यानी ये इसलिए वाज़ेह हो जाता है कि एक दूसरे से रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरह रहते हैं या आपस में उनके क्या ताल्लुकात हैं, आपस में किस तरह वो मिलजुल के रहते हैं, उस चीज़ की जो मालूमात मिलती हैं वो हमें अलूम फितरत से मिलती हैं। और इंशा पर्दास यानी मुसन्निफ, जो इसका मतलब है इसको जो मुसन्निफ होते हैं या जो नज़्में लिखा करते हैं, राइटर होते हैं, वो हमारे पास आ जाता है। नस्ल लिखने बेसिकली से होता है, नस्ल लिखने वाले को इंशा पर्दास कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जहांगीर को अलूम फितरत पर बहुत अबूर हासिल था, वो बहुत ज़्यादा माहिर था अलूम फितरत में। जहांगीर ने अपने अहद हुकूमत में वो तमाम मदारिस खुलवाए जो बंद पड़े थे, जो उसकी हुकूमत से पहले बंद हो चुके थे। उसने तालीम को राइज करने के लिए वो तमाम मदारिस को दोबारा खुलवा दिए ताकि तालिब इल्म जो है अपने तालीमी सिलसिले को जारी रख सके। इसके अलावा शाहजहां का इल्मी ज़ौक़ भी बहुत बुलंद था। शाहजहां भी इल्म से बहुत ज़्यादा लगाव रखता था और उसके शाही कुतुबखाने में उसकी अपने हाथ से लिखी हुई किताबें भी मौजूद हैं। औरंगज़ेब तो साहिब इंशा पर्दास था। इससे मुराद कि औरंगज़ेब बहुत अच्छा मुसन्निफ था, वो भी बहुत अच्छे कहानी लिखा करता था और उसकी तहरीरें जो है वो फारसी ज़ुबान में मिलती हैं और उसमें अदब का बहुत ज़्यादा लिहाज रखा गया है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास है अमूमी तालीमात। अमूमी तालीमात से क्या मुराद है, उसमें हमारे पास वो तालीमात जो तमाम फिरकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं उनकी
ताल्लुक रखने वाले मज़ाहिब के बारे में जो डिस्कशन हो सके, रिसर्च हो सके, वो हमारे पास अमूमी तालीमात में मिलती है। उसमें हमारे पास आता है अमूमी तालीमात में, हमारे पास एक और भी आता है अमूमी तालीमी खिदमात। अमूमी तालीमी खिदमात, ये भी हमारे पास आदत है, अमूमी तालीमी खिदमात में आता है। इसमें क्या है कि मुगलों ने अपने दौरे हुकूमत में अमूमी तालीमी खिदमात किस तरह अंजाम दी कि शाहजहां, इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले कि शाहजहां ने अपने ज़माने में कई मदारिस का जेब खर्च जो है अपनी जेब से अदा किया, यानी उस मदारिस में ज़ेर तालीम तालिब इल्म का जो खर्च था या उन मदारिस में जो खर्चा आता था वो सारा वो उसकी ज़ाती जेब से जाया करता था। और उसने जामे मस्जिद दिल्ली में एक शानदार मदरसा कायम किया जिसके तमाम मसाइल, यानी उस मदरसे के होने वाले तमाम अखराजात जो हैं वो जो उसका खर्च जो था वो खुद अदा किया करता था। इस्लाम के शाद में इन मराकिज़ मदारस, जामियात और मकातिब का बहुत बड़ा किरदार था, ठीक है। और मुसलमान राया उनसे बहुत ज़्यादा फैज़ याद हुई, यानी मुसलमान राया को इन तमाम मसाजिद और मदारिस से बहुत ज़्यादा सीखने को मिला और उन्होंने इल्म बहुत ज़्यादा हासिल किया। मोहम्मद शाह जो तारीख में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से मशहूर है, उसने भी मदारिस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। मोहम्मद शाह ने तालीम पर दिल खोल कर खर्च किया, यानी उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया अपने दौर में कि वो तालीम को बहुत ज़्यादा आम कर सके, तालीम को फैला सके और तालीम जो है वो हर बंदे के लिए, हर शहरी के लिए वो इतनी लाजिम हो जाए जितना एक बंदे का किसी भी मुआशरे में रहना ज़रूरी होता है एक अच्छा शहरी बनने के लिए। अच्छा, उसके अलावा हज़रत शाह वलीउल्लाह दिल्ली का मशहूर दारुल उलूम शाही खर्च से चलता था। इसके पाको हिंद में जो तालीमी निज़ाम राइज था उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि तालीम मुफ्त दी जाती थी, यानी उस दौरे हुकूमत में तमाम तालिब इल्म को तालीम जो है वो मुफ्त दी जाती थी और उनका तालीम से लगाव बढ़ाने के लिए वज़ाइफ भी मुकर्रर किए जाते थे और वहाँ पे पढ़ाने वालों को, असातिज़ा को भी बहुत अच्छी तनख्वाह पे, बहुत अच्छे बहुत अच्छी तनख्वाह पे उनको मुकर्रर किया जाता था। तो ये हमारे पास मुगलिया दौर का तालीमी निज़ाम है जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया, बहुत अच्छे तरीके से चलाया और अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने तालीम को आम करने के लिए जितनी जद्दोजहद वो कर सकते थे उन्होंने की, जिसकी बदौलत ही उनके दौरे हुकूमत में हर उनका रहने वाला शहरी जो था वो बहुत अच्छी तरह इल्म से फैज़याब हो सका। और इसके अलावा उनके दौरे हुकूमत में तमाम हम कह सकते हैं कि एक तालीमी निज़ाम बहुत अच्छे तरीके से फैला। ये आपकी आज की डायरी है जिसको आपको मुकम्मल अच्छे तरीके से लर्न करने हैं और लर्निंग के बाद आपने इसकी प्रैक्टिस रफ नोटबुक पे लाजमी करनी है ताकि आपकी इमला की गलतियाँ जो है वो ख़त्म हो सके और आपकी खुशबती भी पैदा हो सके, लिखाई में खुशबती भी पैदा हो सके। एंड नाउ फी अमान अल्लाह, स्टे होम, स्टे हेल्दी।